सभी समाज बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मैं आज समाज के लिए पहली बार एक जागरूकता मिशन लेकर के आया हूं और जागरूकता मिशन में आप सबको बताने जा रहा हूं कि क्या है वो। तो देखिए, एयरवाल शिक्षा समिति के तत्वाधान में मैं आप सबको एक जो है शिक्षा से संबंधित आज बात करने जा रहा हूं। याद होगा आपको, आज तक मैंने मेरी लाइफ में हज़ारों वीडियोज बनाए हैं ऑनलाइन में और हज़ारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट आज की डेट में मुझे देखते हैं। और मैं इतनी सी बात एक समाज के लिए लेकर के आया हूँ, एक संदेश लेकर के आया हूँ। उस संदेश की रूपरेखा आप देख सकते हो एक नज़र से, ठीक है। तो मैं इस पूरे संदेश को बताने से पहले आप बाबा साहब के चरण स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। तो जो कि आप यहाँ देख सकते हो कि क्या मिशन है। इस मिशन के तहत मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा जिसमें आप सभी का सहयोग चाहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात बताता हूँ कि एयरवाल शिक्षा समिति, ये जो भी चीज़ें हैं, ये मेरे मन में जो चीज़ें आई है और जो मैंने इन 10 सालों में पढ़ाने के दौरान, कंपटीशन के दौरान, जिस तरह से कोचिंग चलाने के दौरान, कोचिंग में पढ़ाते हुए दौरान, जोधपुर में रहते हुए दौरान, ये सब चीज़ें सीखी है और जो पता चला है मुझे कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए समाज के लिए। लोग किस किस प्रकार से जागरूकता कर रहे हैं, लोग किस किस प्रकार से अपने समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, उसी में एक कदम ये समझिएगा। तो मैं आपको इतना सा बता देना चाहता हूं कि मैं लगभग 7 साल के लगभग जोधपुर रह करके आया हूं और जोधपुर के पास में ही पिपाड़ सिटी है। वहां पर एक माली संस्थान है जिसमें न करके भी 500 से 700 स्टूडेंट पर ईयर रहते हैं, उस संस्थान के अंदर रहते हैं। खाना पीना रहना सारी सुविधाएं हैं, साथ के साथ में ही वहीं पढ़ना है। उसी संस्थान में से अगर बात करते हैं 500 से 700 स्टूडेंट अगर पर ईयर की बात करते हैं तो उसी हिसाब से जो है 500 के लगभग 90% रिजल्ट उस संस्थान का रहता है। ये चीज़ है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, यहाँ से के लिए IAS से लेकर ग्रुप D के एग्जाम तक उनमें सिलेक्शन होते हैं बच्चों के। और सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट राजस्थान में मैंने उसी संस्थान का नाम देखा आज तक जो मेरे नज़र में आया है। चलिए बात करते हैं जो वो क्यों है। उनके स्टूडेंटों से, उनके टीचरों से मैं मिला हूँ और उस संस्थान में जाकर के आया हूँ। उसी तरह का मुझे कुछ लगा कि समाज के लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि आज तक मैंने 10 सालों तक जो पढ़ाया है वो अपनी अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाने के अलावा जिन बिंदुओं पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जो मेरा मिशन है कि समाज को किस तरह से जागरूक दिलाया जाए। देखिएगा, मेरा और कोई मिशन नहीं है, ना कोई राजनीति करना, ना ही किसी प्रकार से मुझे कोई पदवी की लालसा, ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो देखिएगा इतना सा कि शिक्षा के क्षेत्र में अपनी समाज को थोड़ा तो उन्नत बनाया जाए, थोड़ा तो अग्रसर किया जाए, क्योंकि आप और हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग ही आगे आएंगे, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। तो समाज सेवा में सबसे पहला कदम जिस प्रकार से आप बढ़ाते आ रहे हो, आपको पता है, अक्सर देखता हूं मैं छात्रावास की सुविधा, छात्रावास ये भी मैं देख रहा हूं। यहाँ मैं कोई भी राजनीतिक या आपसी जो है मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मेरा मिशन समझने की कोशिश करना, मेरा मिशन है यहाँ एयरवाल शिक्षा समिति और किसी भी प्रकार की नहीं। और मैं लेकर के आया हूँ UPSC की तैयारी कैसे करें। बहुत बड़ा नाम है, नाम से भी अजीब लगता है कि UPSC क्या। अरे भाई हाँ, UPSC की तैयारी और हम और आप कैसे करेंगे, संभव नहीं है। और वो भी अपने बच्चे, हमारे बच्चे UPSC नाम से पता चला IAS की तैयारी। भाई वाह, बहुत बड़ी बात है, कलेक्टर बनेंगे हमारे बच्चे, अब कलेक्टर बनेंगे भाई। अरे ये बहुत कंफ्यूजन है कि नाम से भी क्या कलेक्टर बनेगा क्या, ऐसी ही फीलिंग आती ना। तो ऐसी फीलिंग क्या रियल में आ जाए, तो इसके लिए कुछ मैं मिशन बता देना चाहता हूँ। ऐसी फीलिंग, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन है आप और हम जहाँ से पैदा हुए हैं, जहाँ रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस गाँव में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ का जो भी अपन को मिला है, यहाँ तक कि सोचने पर पैदा करता है। 90% लोगों की उपज जो दिमाग की बन पाती है अपनी सबकी, उसमें आप और हम सब लोग हैं। उसमें 90% लोगों की जो सोच है वो यहाँ तक बन पाती है टीचर तक, ज़्यादा से ज़्यादा। और कभी कभार किसी की 10% लोग हैं तो उनकी IAS RS तक बन जाती है। इतनी ही सोच जाती है, IAS तक सोच पहुंचना भी बहुत मुश्किल बात होता है दोस्तों। तो ये चीज़ है, इसी को मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें अपना क्या मिशन है, मैं क्या लेकर के आया हूं आपके लिए और आपको इसमें क्या सहयोग कर सकते हो। अगर ये बातें सब अच्छी लगे तो इसको एंड तक जरूर देखना, क्योंकि समाज हित की बात है। सिर्फ मेरी भावनाओं को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मेरे अंदर जो है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा बताऊंगा। क्या आप भी बन सकते हो IAS? बिल्कुल बन सकते हो। कि अपने बच्चे भी बन सकते हैं?
क्या एरवाल समाज का भी कलेक्टर होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए क्या? क्या कलेक्टर क्या जरूरी है कि जनरल वाले होंगे? जब आप ग्रुप में डालते हो कि इतने जज तो है जनरल वाले के 400 में से 400, ऐसा आप देख रहे हो 36 में 36, 50 में 50, 40 में 40, ऐसे देखे होंगे आपने जनरल के जज देखे होंगे ना, पूरे के पूरे है ना, देखे होंगे ना। ये 1-2 SC ST का अब तक 5 है, 10 है, 15 है, यही है ना SC के ST के। तो यही जज आप देखते हो OBC कितने, जनरल कितने, इतना कंफ्यूजन होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है क्या? और भाई देख तो दिल दहल जाता है ऐसी घटनाएं पढ़ करके, क्यों नहीं, है ना। कोई कलेक्टर अपने समाज का भी हो, है ना। आपको देखो राजस्थान में देखो, यहाँ पर कोई भी अपनी समाज का कलेक्टर हो तो मुझे बताइए। कोई एरवाल समाज का, अहिरवाल समाज का कोई भी कलेक्टर हो तो आप मुझे बताइए, है क्या? नहीं है ना। तो होना चाहिए ना, आप में से हमारा बच्चा, आप में से हमारा भाई, आप में से हमारी बहन, आप में से हमारी भाभी, आप में से आपकी पत्नी, ऐसा कोई हो तब जाकर के मामला चले। तो ऐसा बात चले कि कोई भी अपनी समाज का बंदा, कोई भी हमारे समाज का जो कलेक्टर हो, ऐसी फीलिंग आपके अंदर भी आती है ना, खास ऐसी कैसी फीलिंग मेरे अंदर आई है जैसी आपके आई है। ठीक है, चलिए अपन दोनों को यहाँ पर बात करते हैं, सबके विचारों की बात करते हैं। मैं क्या लेकर के आया हूँ इस पर देखते हैं। एक आपको एक परिदृश्य मैंने यहाँ बताया कि मैं क्या क्या लिख के रखा हूँ, जो सीधा आपके सामने फेस करूंगा। बात समझिए। एरवाल शिक्षा समिति के तत्वाधान में UPSC की तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैं सारी पूरी प्रक्रिया बताऊंगा और इसी का ही लेकर के मिशन आया हूँ और कोई मिशन लेकर के नहीं आया हूँ। ठीक है, हाँ ओके। सबसे पहले मैं बात बताऊं इसमें योग्यता क्या है। BA एक्चुअली बताओ अपनी समाज के कितने स्टूडेंट होंगे या कितने लोग होंगे जो BA नहीं कर रखे? लगभग सब, अभी का प्रेजेंट टाइम का तो लगभग सब BA कर ही लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग छोड़ देते हैं तो बात अलग है, लेकिन BA तो लगभग सब रहते हैं। मतलब यूं समझे कि 70% स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम वाले जो नए जनरेशन के हैं वो सब लोग BA करते हैं। ये बात चाहे गरीब परिवार से हो चाहे अमीर परिवार से हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इतना तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, बात समझना। तो इसकी योग्यता है ग्रेजुएशन। देखिएगा UPSC की तैयारी करने के लिए, मतलब समझे सीधे कि IAS की तैयारी करने के लिए, किसके? IAS की तैयारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करने के लिए क्या योग्यता है? BA ग्रेजुएशन। अब यहाँ जरूरी नहीं है BA हो तब भी चलेगा, BTech हो तब चलेगा, BSc हो तब भी चलेगा, कुछ भी हो उसकी क्वालिफिकेशन BA है मतलब, तो वो आराम से UPSC की परीक्षा दे सकता, IAS की परीक्षा वो दे सकता है। पहली बात ये क्लियर होना चाहिए। पदों की संख्या यहाँ पर 1000 पद प्रत्येक वर्ष। वैकेंसी कब आती है? प्रतिवर्ष। वैकेंसी कब आती है? प्रतिवर्ष। दोस्तों एकमात्र ऐसी वैकेंसी है ये जो प्रत्येक वर्ष आती है, क्योंकि ऐसे नहीं आती। इसकी वजह है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये संविधान के 315 से 332 यहाँ अनुच्छेद पढ़ना, संविधान में अनुच्छेद 315 से 332 भाग 14 में पढ़ना कि IAS क्या है। इसलिए प्रत्येक वर्ष इसकी पोस्ट हर साल लगभग कितनी, यहाँ पर लगभग आपको मैं बता भी देता हूँ कि कितनी पोस्ट, 1000 पोस्ट लगभग आती है हर साल। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो ये जो पोस्ट है ये हर साल आती है, कितनी? 1000 पोस्ट लगभग। अब आप कल्पना करो प्रत्येक वर्ष। क्या आप रीट का पेपर देते हो? क्या आप टीचर के लिए वैकेंसी का इंतजार नहीं करते, और करते हो तो कोर्ट में कब रहती है, और जब पहली चली गई तो दूसरी लड़की रहती, दूसरी चली गई तीसरी, कांस्टेबल पटवारी का देखो, ग्राम सेवक का देखो, है ना। तो दुनिया भर की जो भी है, रेलवे का, ग्रुप डी का, NTPC का, इन सब का तो अपन देखते आ रहे हैं, है ना। तो इन सब का तो अपन देखते आ रहे हैं, लेकिन इन सब में देखिएगा सालों तक कभी तो वैकेंसी आती है, कभी नहीं आती तो कब आती है कोई फिक्स नहीं है। यहाँ तक कि राजस्थान गवर्नमेंट ने तो RS की वैकेंसी भी बीच बीच में अटकी हुई देखने को मिलती है। यहाँ तक कि वर्तमान समय में तो RS भी एक पंचवर्षीय योजना की तरह हो गई है। चलिए बात करते हैं, तो अरे यहाँ पर क्यों नहीं ऐसी वैकेंसी की तैयारी की जाए। ऐसा नहीं है कि बुद्धिजीवी स्टूडेंट अपने में नहीं है, ये नहीं है, ऐसा है, लेकिन क्या है कि सोच वहां तक नहीं है। अपन जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे ना, जैसा ही बनते चले जाएंगे ना। नहीं, अपन टीचर के बारे में सोचते हैं, टीचर के लिए मेहनत करते हैं तो बराबर टीचर बन जाते हैं। आज समाज में बहुत सारे ऐसे हैं जो टीचर बने हुए हैं अपने समाज के ही, काफी संख्या में। टीचर की क्वांटिटी देख के तो बहुत सारी मिलेगी, ठीक है ना। बाकी अदर जो भी है, जिन सभी डिपार्टमेंट में अपने कोई न कोई किसी न किसी डिपार्टमेंट में मिल जाता, परंतु सबसे बड़ी विडंबना है अपने समाज की, वो IAS में कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक कलेक्टर तो अपनी समाज का, यहाँ राजस्थान से हो, एरवाल समाज का नहीं है ना। तो क्या होना चाहिए ना, होना चाहिए तो अपना मिशन जो है यहाँ पर एक ऐसी वैकेंसी को लेकर टारगेट करे, बच्चों को, अपने परिवार वाले जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट है, आने वाली जनरेशन, उसको ऐसे थीम भरे शुरू से ही कि बच्चा जो है अग्रसर हो IAS के प्रति। यहां तक कि देखते हो आप
एलन रेजोनेंस में आप देखो कब से तैयारी कराते हो आईआईटी के लिए, ठीक है, आईआईटी के लिए कब से तैयारी कराते हो, है ना, 10वीं 12वीं के बाद से स्टार्ट हो जाते हो, है ना, 10वीं से लेकर के स्टार्ट हो जाते हो, 12वीं में बच्चे को डाल देते हो, 12वीं के बाद तो हो ही जाते हैं। तो आईआईटी की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन के कोर्स तो शुरू से चला देते हैं, आप जानते हो 8वीं से 10वीं से। अगर बच्चे को मोटिव करना कि नहीं मुझे तो आईआईटी में भेजना बच्चे को, तो ऐसा कर देते हैं। क्या ये बात आपको यहाँ आईएएस के लिए लागू नहीं कर सकते क्या आप टीचर बनते हो तो 2 से 3 साल वहां नहीं देते हो क्या? देते हो ना। क्या पटवारी ग्राम सेवक की तैयारी करते हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल वहां नहीं देते हो क्या? देते हो ना। क्या रेलवे की तैयारी करते हो, साल 2 साल वहां नहीं देते हो क्या? देते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर मतलब वैकेंसी का पता कब आएगी, कितनी आएगी, कैसी भर्ती होगी, क्या सिलेबस होगा, किस तरह की सारी चीजें होगी, ये कोई चीज फिक्स न होने के बाद भी आप दिन रात पढ़ते रहते हो, लगातार तैयारी करते रहते हो और अपने बच्चों को उधर ग्रुप डी के लिए तैयारी करने के लिए गाइड करते हो, अपने बच्चों को टीचर के लिए गाइड करते हो, अपने बच्चों को बीएड करने के लिए गाइड करते हो, अपने बच्चों को बीएसटीसी करने के लिए गाइड करते हो, अपने बच्चों को जो है किधर किधर गाइड करते हो। एक से एक इंटेलिजेंट जिनके 80% बनती है, जिनके 70% बनती है, 70% 80% वाले बच्चों को टीचर तक भेज देते हो। बस इनफ है। सोच यहां तक बनी हुई है। सोच को बदलो, सोच को बदलो, अपन को बदलना पड़ेगा, आप और हमें बदलना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा बदलने के लिए, आप में से हम में से बदलना पड़ेगा, तब जाकर के अपने यहाँ क्लियर पर पाएंगे। बात समाज की है, बात समाज हित की है। अतः यहाँ 70 से 80% वालों को नहीं धकेल सकते आप। कहाँ नहीं धकेल सकते टीचर के लिए। हाँ बहुत है, इनफ है, बस इनफ है, अब इतना तो हो जाएगा, बहुत है, इतना से काम चल जाएगा। नहीं दोस्तों, ये बात गलत है, इतने से नहीं चलेगा। अब अपन को शिक्षित होना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा समाज को। यहाँ पर पहला मिशन लेकर के आना पड़ेगा, शिक्षा, जब जाकर के बढ़ना पड़ेगा। तो पदों की संख्या 1000, ऐसी वैकेंसी जो संविधान के दायरे में आती हो, प्रत्येक वर्ष आती हो। 315 से 323 भाग 14 के अंतर्गत जो है हर साल संविधान के लिखी हुई है कि ये वैकेंसी आएगी लगभग 1000 की संख्या में प्रति वर्ष आती है। फॉर्म का जो है यहाँ देखो कितनी अपडेट चीज बता रहा हूं आपको, एक एक चीज देखिएगा। फॉर्म, आवेदन फॉर्म जो है फरवरी से मार्च में जो है आवेदन होंगे प्रत्येक वर्ष। ध्यान रखना बात को। यहाँ पर प्रारंभिक प्री एग्जाम जो होगा वो 30 जून को, कितना यहाँ जून में जो है पेपर होगा। देखो कितनी तारीख लिखी हुई, 30 जून। क्या आपका पेपर का ऐसा फिक्स रहता है क्या? अरे देखो रेलवे में 2 साल पहले भर्ती आज तक भी नहीं हुई, पता ही नहीं है। ग्रुप डी का जो अपने इसकी क्या नाम से टिकट कलेक्टर और इसकी एसएम वाली जो भर्ती है अभी तक पता नहीं है। अरे आप 2-2 3-3 बार कोचिंग करके तैयारी करके 2 साल से 3 साल से फिर घर बैठ गए हो, पता आपको? यहाँ ऐसा नहीं होगा। नहीं ऐसा होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये संविधान के दायरे में, क्योंकि ये संविधान के दायरे में है। भाइयों बंधुओं, बात समझने की कोशिश करो मेरी। मैं आपको यही बात बताने जा रहा हूं। प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूं तो 30 जून को पेपर हो जाता है। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आ जाता है महज 40 दिन के अंदर अंदर, अर्थात जुलाई में ही परिणाम आ जाता है। जून में पेपर हुआ, जुलाई में रिजल्ट। जून में पेपर हुआ, जुलाई में रिजल्ट। दोस्तों ऐसी परीक्षा का क्यों नहीं देते हो, क्यों नहीं तैयारी करते हो? मुख्य परीक्षा देखिएगा सितंबर में होगी। कब होगी? सितंबर में 18 से लेकर 23 तक होगी, ये भी फिक्स है। मतलब महज 5 दिन तक ये चलता है पीरियड। क्या परीक्षा का? 5 दिन तक, 18 से लेकर 23 तक ये फिक्स है। दोस्तों यहाँ सितंबर में होगी, मुख्य परीक्षा होगी। कितनी यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ आप समझो, फर्क समझो, बात समझो। ये सितंबर में होगी। साक्षात्कार होगा फरवरी से अप्रैल में, अप्रैल के मध्य, फरवरी से अप्रैल के मध्य साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। दोस्तों ये बात है अपने साथियों। दोस्तों देखिएगा, यहाँ जो मैं बात बता रहा हूँ आपको समझना है, समझने का फर्क है किस किस के बीच में यहाँ पर पेपर हो रहा। ये साक्षात्कार ये फिक्स है। पूरे वर्ष की प्रक्रिया फरवरी से स्टार्ट हुई थी, फरवरी में खत्म हो रही है। फरवरी से स्टार्ट हुई थी, फरवरी में खत्म हो रही है। बात समझने की कोशिश करो। 1 साल का टारगेट है, 1 साल में पूरा हो रहा। तो ऐसी पोस्ट जिसके लिए कहते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जैसे अपन कहते हैं कि क्या कलेक्टर बनेगा क्या, तो वही कलेक्टर बनने के लिए आप तैयारी कर सकते हो। यहां मैं बात करता हूं नौकरी के प्रकार, इसमें कौन कौन सी नौकरी मिलती है। अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी रैंकिंग अच्छी रहती है, और तो उसी के अनुसार आपने जो प्राथमिकता चूज की थी यहां पर चूज कराता है। जैसे प्री फाइट हो जाता तो मेंस के लिए जो यहाँ एक फॉर्म भरवाता है जिसको प्राथमिकता चूज बोलते हैं, तो यहाँ प्राथमिकता चयन करनी होती है। प्राथमिकता में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। एक होता है आईएएस, एक आईपीएस होता है, एक आईआरएस होता है, और यहाँ पर
जो है आपके एक IFS होता है, ठीक है। तो इस तरह से 4 चीजें होती है। उसी प्रकार से अधिकतर जो ज्यादातर चूज करते हैं उसका क्रमबद्ध मैं बता देना चाहता हूं। जो भी टॉप में आते हैं तो सबसे पहले जिसने जो चूज किया है, अधिकतर टॉप वाले जो है यहाँ पर 100 से 200 तक, लगभग 200 तक चले जाते हैं। कितने IAS जो भी टॉप रैंकिंग में आते हैं हिंदुस्तान की UPSC की परीक्षा में उस साल के, तो वो IAS में बन जाते हैं लगभग 150 से 200, है ना। वो कंडीशन अलग अलग साल की अलग अलग है। फिर उसके बाद में IPS आता है, आप जानते हो जिसे कलेक्टर कहते हैं, IAS हो गया था। ये IPS आप जानते हो पुलिस वाला सबसे अच्छा बड़ा अफसर होता है जो IPS होता है। IRS तो आप जान सकते हो, इंडियन पुलिस सर्विस, यहाँ पर क्या था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सुन लो फुल फॉर्म, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ना, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, देखिएगा लास्ट में आता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ये रेवेन्यू वाली होगी। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस विदेश में जाने तक के लिए भी यहाँ पर जो है वो IAS अधिकारी होता है जो विदेश के लिए होता है। तो जो अपने भी जितना दूतावास वगैरह होता है तो उनमें भी यही अधिकारी होते हैं। याद रखना दोस्तों, समझने की बात करना, मैं ये जो बात बता रहा हूँ इसमें क्या है, अगर यही तैयारी आप करते हो, यही तैयारी महज आप करते हो तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता देता हूं। आप ग्रेजुएशन बेस की अर्थात BA लेवल की कोई भी एग्जाम दो, 10वीं 12वीं की बात नहीं कर रहा, अगर इस एग्जाम की तैयारी करने वाला BA लेवल की कोई भी पेपर देता है तो उसको फाइट कर लेगा। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ये उसको फाइट कर लेगा, क्योंकि यहाँ जो सिलेबस है ना वो इनमें सब समाया हुआ है, इसके अंदर सारा आ जाता है दोस्तों। इतना सिलेबस है, इतना सिलेबस है जिसकी आप तैयारी कर सकते हो। बड़ी विडंबना है, तो ये चीज आप समझ सकते हो, एक एक चीज को क्लियर कर सकते हो यहाँ पर कि क्या क्या स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ सबसे पहले जो मैंने आपको बताई है वो ये चीज है कि भाई किस किस तरह से कैसे क्या क्या भर्ती की यहाँ प्रक्रिया है, इन सब के बारे में बता रहा हूँ। अब यहाँ BA लेवल की जो भी परीक्षाएं हैं, BA लेवल की जो भी परीक्षाएं हैं वो UPSC की तैयारी करने वाला छात्र, UPSC की जो तैयारी करने वाला जो छात्र है वो आराम से यहाँ SSC जो ग्रेजुएशन लेवल है उसको आराम से निकाल सकता है ना। IBPS जो बैंकिंग का है उसको आराम से निकाल सकता है, रेलवे की तैयारी करने वाला इसको आराम से निकाल, तो इनमें से कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो उसको तो फाइट कर ही लेगा। तो इसमें भी ग्रेजुएशन बेस की एक अधिकारी पोस्ट पे होती है, आपको पता है। तो हिंदुस्तान में यहाँ पर A, B और C और D 3 प्रकार की जो है वैकेंसीज आती है, आपको पता होगा, ध्यान हो नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आपको इस बात का क्लेरिफाई होना चाहिए, समझना चाहिए और स्पष्ट रूप से आपको क्लियर कर लेना चाहिए, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। A, B, C, D, तो यहाँ आपको ये बात ध्यान देने की कि ये A ग्रेड की जो भी वैकेंसी आती है वो केवल UPSC ही भर्ती करती है, जबकि B वाली आप जानते हो कुछ तो प्रमोशन से हो जाती है, C वाला जो है B वाले में चल जाता है, कुछ तो प्रमोशन से कुछ वैकेंसी आती है ग्रेजुएशन बेसिस पे, तो ये ध्यान रखना। जबकि C वाली आप जानते हो यहाँ पर C में जैसे रेलवे वगैरह में भी निकलती है, टिकट कलेक्टर हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, इस टाइप की जो वैकेंसी आती है। ग्रुप डी में चतुर्थ श्रेणी की सारी वैकेंसी आती है, जैसे रेलवे की बात करते हैं गैंगमैन, ट्रैकमैन, खल्लासी, है ना, तो इस टाइप की जो पोस्टें हैं वो है, और इसमें पियोन वगैरह भी सारे जो है ग्रुप डी के अंतर्गत ही आते हैं, ये चीज आपको ध्यान होगा। तो इस तरह से जो है प्रत्येक डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी निकलती है, जो 4 प्रकार की वैकेंसी केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार की होती है। तो केंद्र सरकार की जारी वैकेंसियों में से किसी की भी तैयारी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। जब UPSC की तैयारी करते हो तो आपको जरूर एक दिन जो है इनमें से कोई भी वैकेंसी को यूं क्लियरफाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मानेगा क्योंकि आप इसकी तैयारी करते हो तो अंत में यहीं जाना चाहोगे, क्योंकि ये डिसाइड हो चुका है आपका मिशन, तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं भाइयों, आप मानो एक बात मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आज इसी में। तो यहाँ पर ये जो तैयारी है ये आपके बहुत ही अच्छी, मैंने एक एक चीज आपको क्लियर बताई है, समझने की कोशिश करना। मैं आपको और एक इसमें चीज बता देता हूं, देखिएगा इसमें आप, मैं नहीं जानता कि आपने कहाँ तक क्या किया है वो चीज़ क्लियर, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ कि इसमें जो है लेवल को लेकर के एक क्वेश्चन उठता है कि इसका लेवल जो होता है ना वो हाई होता है। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या लेवल हाई होता तो क्या सिर्फ अपनी समाज वालों के लिए ही होता है? क्या सभी समाज वालों के लिए होता है?
यह केवल एससी वालों के लिए होता है क्या? क्या ओबीसी वालों के लिए नहीं होता? क्या एसटी वालों के लिए होता? क्या जनरल जिसे अनरिजर्व कहते हैं क्या उनके लिए नहीं होता? होता है कि नहीं होता? तो लेवल तो सबके लिए बराबर है। क्या आज का जमाना ये नहीं कि वो पैदा हुआ और उसके तिलक करके भेजाओ, सील लगाई हो सील, ऐसा है क्या कि ये तो कलेक्टर यही बनेगा केवल जनरल वाला है? आप और हम में से भी बन सकते हैं, आप पर हम में से भी बन सकते हैं। फर्क है सोच का, फर्क है नजरिए का, फर्क है अंदाज का, फर्क है तैयारी का। किसकी तैयारी कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, बशर्ते आप उसको किस तरह से मूव कर रहे हो, बच्चे को कहां ले जा रहे हो, उसको किस तरह से गाइड कर रहे हो, इन सब का मैटर है भाइयों। बात समझिए, बात समझिए, सोच को बदलिए, सोच को बदलिए, नजर को बदलिए। और इसीलिए तो कहा भी है किसी महापुरुष ने कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, खुद को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं यारो, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं यारो, किनारों को बदलो तो खुद वो किनारे बदल जाएंगे। तो इस तरह से अपने आप को बदलोगे, खुद वो किनारे भी बदल जाएंगे। तो लेवल को लेकर के आपको परेशान नहीं होना, बशर्ते परेशान होने की जरूरत नहीं, लेवल आपकी वजह से लो नहीं होगा, लो नहीं, लेवल तो हाई रहेगा, क्योंकि आपको कलेक्टर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आपको कलेक्टर बनाया जा रहा है और जिले को संभालने वाले मालिक हो। अब आप समझ रहे हो ना, अब वो जमाना नहीं रहा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा आप और हम में से भी बन सकता है, बशर्ते जो लायक होगा वो बनेगा। ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कलेक्टर एक राजा से कम नहीं होता, जिले का मालिक होता है। क्या आप और हम में से नहीं बन सकते क्या? क्या एरवाल समाज वाले स्टूडेंट नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं, बन सकते हैं। बस जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, जोश चाहिए। मैं वही चाहता हूं, आपके अंदर भी जज्बा है, जुनून है। क्या आप टीचर नहीं बनते हो क्या? क्या आप रेलवे में नहीं लगते हो क्या? क्या आप एसएससी में नहीं लगते हो क्या? बैंक में नहीं लगते हो क्या? चपरासी में नहीं लगते हो क्या? आप जो ग्राम सेवक में नहीं लगते हो क्या? पटवारी में नहीं लगते हो क्या? कांस्टेबल में नहीं लगते हो क्या? लगे हुए हैं ना सब जगह। तो मैं कहता हूं वहां क्या जुनून नहीं आता क्या? वहां क्या मेहनत नहीं करती, वहां पढ़ाई नहीं करनी पड़ती क्या? बस आपको मोटिव नहीं किया जा, आपको बताया नहीं गया आपको किस तरह से मुड़ना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए, वही पता नहीं है। बस यही चीज की कमी है दोस्तों, मैं वही बात बता रहा हूं। आइए आज मैं आपको इतना क्लियर कर देता हूं कि इसकी मेरिट कितनी जाती है। हाई लेवल और लो लेवल का भी अंदाज आपको मैं बता ही देता हूं। क्या होता है हाई लेवल, क्या होता है लो लेवल, यहां पर देखिएगा, बात समझिएगा। हाई लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है। वीडियो लेंथी है, चिंता मत करना, लास्ट तक देखना। अपनी समाज की बात है, समाज हित की बात है। आज तक मैंने मेरे विचार आप तक नहीं पहुंचाए हैं। मैं मैसेज नहीं करता, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं खेलता, याद होगा आपने, ठीक है। लेकिन याद रखना, मैं जो भी मैसेज करता हूँ वीडियोज के माध्यम से ही करता हूँ, अधिकतर कैसेज में, या फिर कभी भी सभा संबोधित होती तो उसमें, या फिर आपके सामने कभी फेस टू फेस विचार पेश करता हूँ, और वही करूँगा। भाइयों आज मैं आपके लिए लेकर के इसीलिए आया हूँ कि मेरे जो मन में है वो सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनिए बात को, यहां लेवल की बात है, बच्चा परेशान होता है, और यहां लेवल की बात नहीं है। किसके लिए नहीं है? मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सबसे ज्यादा अपनी समाज की किस में है? टीचर में है। टीचर में भी यहां पर देखिएगा 3rd ग्रेड टीचर, कौन सा? 3rd, 2nd और 1st तक भी मिल जाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? टीचर की, जिसे अपने यहां पर कहते हैं अध्यापक। क्या बोलते हैं? अध्यापक। गिनती नहीं है, अध्यापक बहुत खूब है, कोई दिक्कत नहीं समाज में। लेकिन समाज में कमी है तो किसकी कमी है? किसकी कमी खलती है समाज को? कोई भी सपोर्ट करने वाला कोई अधिकारी नहीं है, कोई कलेक्टर नहीं है जो समाज को अग्रसर बढ़ाए, आगे बढ़ाए। तो देखिएगा इसके लिए मैं आपको बताता हूं, तो यहाँ पर 3rd में, 2nd में, 1st में सब में मिल जाएंगे अध्यापक, आपको कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं इसका उदाहरण क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आप चाहे यहाँ या यहाँ या यहाँ किसी की भी तैयारी करो, महज 70 से 80% जाती है। क्यों? क्योंकि लेवल क्या होता है? लो होता है। अब इसके अपेक्षा तो लो ही होगा ना, कलेक्टर की अपेक्षा, यूपीएससी की अपेक्षा तो लो ही होगा ना। तो मैं इसकी अपेक्षा तो इसको लो ही कहूंगा। तो लो जाने के कारण यहाँ 70 से 80% में आपका सिलेक्शन हो रहा है भाइयों। कितने में? 70 से 80% में आपका सिलेक्शन हो रहा है। चलो, जब 70 से 80% में हो रहा, तो सर यहाँ पर जो मुझे एक बात बताइए, आप मुझे यूं बोलोगे, आपके जुगल जी आप मुझे इतना बताओ कि ये जो है इसमें मेरिट कितनी जाती है? आपको पता हो ना हो, लेकिन मैंने अब तक की सारी बुकें मंगा रखी है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैं तब कह रहा हूँ, आपको ज़्यादा तो नहीं कहूँ, चलो ये पर पहले बड़ाई वाली बात हो जाएगी, लेकिन मैं मेरी मैडम को भी तैयारी कर रहा हूँ, IAS की तैयारी करा रहा हूँ, और सारी बुकें मंगा रही है। अपने परिवार में जो भी नए 12वीं पास कर रहे हैं उन सबको मोटिव कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ पूरी समाज को मोटिव करूँ, समाज को बताऊँ कि भाई पढ़ना है तो IAS बनना है,
क्या बनना है, आईएएस बनना है। शुरू से ऐसी थीम बना दो, है ना। अभी मैंने आपको यहाँ पर यही बात बता रहा हूँ, इसलिए मैंने सारी किताबों पर अध्ययन करने, ये 6 महीने का स्टडी आपको दे रहा हूँ। 6 महीने में जो मैंने पाया है कि भाई ये चीज आपको बताई जाए तो क्या है। अब देखिएगा यहाँ चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ 2015 से लेकर के 2019 तक का डेटा मेरे पास है, जो आप लिख सकते हो। मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ग्रुप में भेज दूंगा, इस चीज काम की चीजें भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 2015 से 2019 तक का डेटा मेरे पास है। प्री एग्जाम किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रीलिम्स, प्री आईएएस प्री, और किसकी बात कर रहे हैं, मेंस, किसकी बात कर रहा हूं, मेंस, और किसकी बात कर रहा हूं, इंटरव्यू। तो यहां पर देखिएगा इंटरव्यू, इसके बात कर रहा हूं। तो यहां पर आप इन तीनों को देखिएगा तो इनकी मेरिट कितनी जाती है। तो यहां प्री ले लो, मेंस ले लो, इंटरव्यू ले लो। प्री की भी लगभग इतनी जाती है, तो मेंस की भी इतनी जाती है, इंटरव्यू की फाइनल मेरिट जो ज्वाइनिंग होती है तो वो सेम ही है, इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट ही होती है। टोटल यहां 2050 नंबर का होता है फाइनल में, इंटरव्यू सहित, ठीक है। इंटरव्यू सहित इनका मेंस का जो होता है, इसका मिलकर के यहाँ इंटरव्यू से 2050 में से ऐसा कोई भी जनरल वाला बंदा नहीं है जो 1000 से ज्यादा अंक आज तक लाया हो। कितने में, यहां से आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जनरल वाला। अनरिजर्व कैटेगरी के बंदे की बात कर रहा हूं मैं, जो 1000 से ज्यादा अंक लाया हो और वो आईएएस का लाया हो। एक बात बता देता हूं, तो यहां 1000 से ज्यादा कोई भी अंक नहीं लाया, कोई भी जनरल कैटेगरी का। इसका मतलब जब जनरल ने लाया, इससे कम ही लाया है। एवरेज यहां 900 के लगभग रहे हैं। कितने रहे, 800 से 900 के बीच में। अर्थात यूं समझिए तो यहां 40 से लेकर के 45% वाला तो हिंदुस्तान टॉप करता है, आईएएस टॉप जो कलेक्टर बनता है। 40 से 45% में, भाइयों बात समझना, बहुत गहरी बात है, इस पे जोर देना पड़ेगा आपको, बात समझने की कोशिश करना। 40 से 45% वाला बंदा हिंदुस्तान टॉप करेगा। टीना डाबी का तो याद होगा ना, टीना डाबी 2017 की बैच की याद है आपको। तो वो जो है एक एग्जाम्पल अपनी ही ऐसी कैंडिडेट है जो हिंदुस्तान टॉप किया, तो वो भी इतने में ही है। ये कितने में, 40 से 45% जिसके बंदे जनरल टॉप करता है, हिंदुस्तान टॉप मारता है बाजी। ये चीज है, इससे ज्यादा कोई नहीं लाता है, ये याद रखना। इससे ज्यादा कोई नहीं लाता है, ये अपना 40 से 45%। ये ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ लेवल हाई है। अब पढ़ाई का स्टैंडर्ड, सोच का स्टैंडर्ड, पेपर का स्टैंडर्ड तो आपको यूपीएससी नहीं घटाएगी ना, क्योंकि बना तो जो कलेक्टर रही है। अगर आप 45% भी यूपीएससी के नजरिए से सोच पाते हो तो हिंदुस्तान टॉप कर पाते हो। यहां 70% 80% के बाद भी आप हिंदुस्तान टॉप नहीं कर पाते हो, राजस्थान भी टॉप नहीं कर पाते हो। 70 से 80% के बावजूद भी हिंदुस्तान तो छोड़ो, राजस्थान भी टॉप नहीं कर पाते हो टीचर की वैकेंसी में। समझो, नजर को बदलो। यहां लेवल लो है, यहां लेवल हाई है। तो लेवल हाई हो गया तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड भी तो घट गया भाइयों। एक बात और बता देना चाहता हूं, चलो बात ही चलिए तो समझिएगा, है ना। चलिए बात को समझना कोशिश करना। एक यहां पर मैं रेलवे से बिलोंग करता हूं, मतलब रेलवे में लगा हुआ हूँ, इसलिए मैं रेलवे से संबंधित 2 टूक बात करूंगा आपसे, ठीक है। पढ़ाने के साथ साथ मैं रेलवे में भी जॉब करता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेशक प्रैक्टिकली हूँ, है ना। हाँ, सबसे पहले जोधपुर पोस्टिंग, वहाँ 7-8 साल पढ़ा के आया हूँ। उसके बाद कोटा में पढ़ाते पढ़ाते मैं गया था, और वर्तमान में भी कोटा में कोचिंग है, जुगल सर कॉम्पिटिशन क्लासेस, जिसमें लंबे टाइम 2 साल से मैं लगातार बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बशर्ते आप आइए। यहाँ पर मेरा मिशन ये नहीं, मेरा तो मिशन सिर्फ इतना साक है कि अभी अपन जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, अभी जिस बात पर मैं आपको मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं, जो संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो क्या है मेरे दोस्तों, वो क्या है मेरे भाइयों, बात समझो, बात समझो। यहाँ यही मैसेज मैं आप तक पहुंचा दूं कि क्या कहना चाहता हूं। यहाँ बदला, यहाँ आ गया, यहाँ बदला, यहाँ आ गया, तो अंतर क्या है, इसमें कैटेगरी का अंतर है, इसमें किसका अंतर है, तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं आता। लेवल हायर, लेवल लो। ग्रुप डी में 2.37 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था जब 2017-18 में वैकेंसी निकली थी, ठीक है। यहाँ पर 17-18 वाले की बात कर रहा हूँ मैं। 17-18 में जब वैकेंसी निकली थी तब यहाँ पर 2.37 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। अंदाजा लगा लो, ऑस्ट्रेलिया की आबादी नहीं है। अंदाजा लगा लीजिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे समाज सेवियों। तो आप समझो बात को, यहाँ 2.37 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, जबकि यहाँ आईएएस का जब वैकेंसी निकलती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अर्थात यूपीएससी की जब वैकेंसी निकलती है, लगभग 6 लाख फॉर्म भरते हैं। तो इससे भी कम कंपटीशन है, इससे भी कम कंपटीशन है, लेकिन यहाँ कंपटीशन अच्छा है, इतना साक है। अब अच्छा है तो लेवल भी अच्छा होगा,
तो लेवल भी क्या होगा, हाई होगा। जब लेवल हाई होगा तो यहाँ पर 40 से 45% ही तो जाएगी भाइयों, कितनी जाएगी। तो दुखी क्यों हो रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो। मैंने एक वीडियो देखा था जो एक IAS सेलेक्टेड है, ठीक है, याद होगा, और IAS सेलेक्टेड वो बंदी बता रही थी, एक लड़की का वीडियो देखा था जिसने हिंदुस्तान की 3री रैंक प्राप्त की थी। उसने मुझे, अभी हाल की बता रहा हूँ मैं, ठीक है, नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो यहाँ बात करता हूँ 40 से लेकर के 45%। उसने एक ही बात बोली थी, जब वो कहीं कोई कोचिंग में बच्चों से बात कर रही थी तो एक पेरेंट्स भी आए थे उस टाइम पर, तो उसके पेरेंट्स से पूछा, सब क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उनके पेरेंट्स ने एक बात पूछी थी कि क्या मेरी बच्ची के 50% है 10वीं में 12वीं में, तो क्या वो BA में 10वीं में 12वीं में BA में क्या तो वो IAS की तैयारी कर सकती है क्या। इंटेलिजेंट इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जिसकी आप अपने बच्चों की तैयारी कराते हो ना, तो वो कंपटीशन ज़्यादा में तैयारी कराते हो, बल्कि 2.37 करोड़ में तैयारी कराते हो, जबकि मैं चाहता हूं कि आप 6 लाख में तैयारी कराए। क्या चाहे, 6 लाख में तैयारी कराए। तो ऐसा मिशन है दोस्तों जो आप तक लेकर के आया हूं मैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने इन सब चीज़ों को आपको बताया है, उम्मीद है ये सब बातें आपको समझ में आई होगी, और शायद इस पर मैं कुछ और चर्चा कर लेना चाहता हूँ। अब आगे का जो मिशन मेरे मन में है, सिर्फ मेरे मन में है, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। शायद अगर अच्छा लगे तो इसको आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, और आप मुझे भी बता सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने लिखे हुए हैं ऊपर। चलिए बात करते हैं। अब मेरा सुझाव यहाँ क्या है, ये तो मैंने इससे रिलेटेड, केवल IAS से रिलेटेड ही आज की चर्चा का विषय है मेरा, सीधा सीधा, और कोई विषय नहीं। अदर मैं किसी पर बात नहीं करूँगा, किसी भी चीज़ पर यहाँ मेरा बहस का विषय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ IAS की कैसे तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करें। देखिएगा, अब एक समस्या आती है कि कहाँ से करें, किस तरह से करें, हमें थोड़ा और गाइड करो। तो ये मेरा सुझाव है, कुछ मेरे सुझाव है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। पर्सनली सुझाव है ये आपके, ठीक है, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, ये तो पर्सनल सुझाव है, ठीक है। मेरा ये सुझाव है कि आप सभी को, मैं अधिकतर देखता हूँ जब भी एक सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है आजकल सभी ग्रुपों में, वो है छात्रावास। क्या है, छात्रों के लिए वास, ठीक है। मैं ये मानता हूं, मेरा पर्सनली सुझाव है कि आपको अगर छात्रावास, जिस तरह से मैं देख रहा था ग्रुपों में, अगर छात्रावास आपको यूं समझिएगा कि सरकार दे भी देगी, क्या दे भी देगी जमीन सरकार छात्रावास के लिए, तो भी उसको टाइम लगेगा, 1-2 साल तो बनने में सब में, ठीक है, मानते हो इस बात को। और सरकार ने अगर दे भी दिया है या तो 2 साल तो हो गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये छात्रावास जब भी बने, आप या अपने समाज के पैसों से बनाए, जब भी बनाए, तो इसको 1-2 साल तो मान के ही चलते हैं। 2 वर्ष में पूर्ण प्रक्रिया आप करोगे, तब तक कि अपने बच्चों के लिए छात्रावास नहीं रखोगे आप, क्या तब तक अपने बच्चे नहीं पढ़ेंगे? क्या तब तक अपने बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? क्या तब तक अपने बच्चों को, जो जनरल वालों को, अनरिजर्व वालों को सुविधाएं मिलती है, पढ़ाई का माहौल मिलता है, कंपनी मिलती है, जो थिंक मिलती है, जो सोच मिलती है, वो नहीं मिलना चाहिए क्या? उनको एक ही चीज़ होती है जो आप और हमें नहीं होती है। पता भाइयों, एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, वो नहीं होती तो क्या नहीं होती है, मैं आपको बताऊं तो एक चीज़ नहीं होती है कि ये इंडिया का नक्शा है, ये पृथ्वी गोल है। इस पृथ्वी गोल में मुझे अगर ये पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, अगर मुझे जयपुर जाना है, मुझे जोधपुर जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे बम्बई जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, तो बताओ मैं यहाँ अपने घर से निकलूँगा और मैं कहाँ जाऊँगा? बोलो, आप बताइए। अपने घर से निकलूंगा और कहाँ जाऊंगा जब मुझे पता ना हो कि मुझे कहाँ जाना है? अगर मुझे सिर्फ इतना बता दिया जाए कि मुझे जो है कोटा जाना है और वहाँ केवल IAS की तैयारी करनी है, तो बताओ मैं अपने घर पहुँच सकता हूँ कि नहीं पहुँच सकता हूँ? और अगर मुझे कुछ भी नहीं बताया जाए कि आप तो कांस्टेबल की भी कर लो, आप पटवारी भी कर लो, आप ग्राम सेवक की भी कर लो, आप रेट की भी कर लो, आप STC भी कर लो, आप BEd भी कर लो, आप ITI भी कर लो, आप डिप्लोमा भी कर लो, आप डिग्री भी कर लो, आप है ना इंजीनियर भी बन जाओ, आप जो है ना SSC भी कर लो, बैंक की है तो बैंक की भी भर दो, ग्रुप डी का है ग्रुप डी की भर दो, टिकट कलेक्टर किया टिकट कलेक्टर, स्टेशन मास्टर किया तो स्टेशन मास्टर की, गुड्स गार्ड किया तो गुड्स गार्ड की, कॉमर्शियल कलर की तो कॉमर्शियल कलर की,
है ना, बात समझो आप यहाँ पर, है ना, बात समझिएगा। तो यहाँ स्टाफ सिलेक्शन की IBPS की, IBPS की जिसकी वैकेंसी है उसकी भर दो और बराबर चलते रहो। अरे दोस्तों, उसको यही पता नहीं किसका क्या सिलेबस है, में क्या तैयारी होगी, कैसे पढ़ेगा, है ना। कॉमन सिलेबस कहने से होता, सिर्फ हकीकत अलग अलग होती है। हाँ, आपको मैं बताता हूँ, अगर इस बंदे को यूं पता चल जाए कि मुझे कहाँ जाना है कि कोटा, तो वो भले भटकते भटकते यहाँ भटकेगा, इधर भटकेगा, इधर पूछेगा, कैसे भी भटके अंत में वो अपने घर तक, कोटा तक पहुंच जाएगा। ये मेरा दावा है, चाहे वो इधर से चलना शुरू करे चाहे इधर से, पर वो अपने घर तक, कोटा तक पहुंच जाएगा। और उसको कहाँ जाना है कि मुझे IAS की तैयारी करने लगेगा तो करने लगेगा। ये चीज की कमी है, ये चीज की कमी है अपने यहाँ पर, अपने समाज में जो कमी है इसी चीज की कमी है। अपने समाज में, ऐसी परिवार में यही चीज की कमी है, इसीलिए नहीं बढ़ पाते हैं। माना एक और चीज कमी है आर्थिक रूप से, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात करूंगा। आर्थिक की चिंता मत करो आप, ठीक है, उसका समाधान है, सब चीज का समाधान है, बशर्ते चाहत हो। चाहत से ही सब कुछ संभव है, बिना चाहत के कोई चीज नहीं मिलती। सही है ना। तो मैं बात बताऊं, मेरा सुझाव छात्रावास हेतु सुविधा, तो ये चीज है, आप देखिएगा यूं तो आप और हम कहते रहेंगे बस कि छात्रावास होना चाहिए, तब ये होना चाहिए, तब तक टाइम तो लगेगा। माना कि आप बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हो, आपका प्रयास भी सराहनीय योग्य। सब लोग जो है पूरे समाज के छात्रावास के प्रति जागरूकता को देख करके धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। बट मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि ये जब भी बनेगा अपन को टाइम लगेगा, अपन इतना इंतजार नहीं कर सकते, इसका समाधान मेरे पास है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मुझे लगा, मेरे सुझाव के अनुसार मुझे इसका समाधान दिखता है। चलिए, मेरा ये समाधान है कि एक छात्रावास अपन लीज पर लेते हैं, मतलब किराए पर। छात्रावास लिया है किराए पर, ठीक है, किस पे लिया? किराए पर। किराया कौन देगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया ना, किराया कौन देगा? लो जी, जिसका बच्चा पढ़ेगा वो देगा, जिसका बच्चा पढ़ेगा वो देगा। क्यों परेशान होते हो? हाँ, उसके माता पिता देंगे? कौन देगा? उसके पेरेंट्स देंगे? किराया कौन देगा? माता पिता देगा। ये लो जी आपका क्वेश्चन समाधान। कैसे देंगे? कितने देंगे? वो तो आप में से जितने भी बुद्धिजीवी और होशियार स्टूडेंट है, उनके पेरेंट्स जो चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे को IAS बनाना चाहिए, लेकिन आप उसके लिए क्या क्या सुविधाएं कैसे दोगे? मैं करूंगा खर्च पैसा। बताइए जुगल जी, आप क्या कर सकते हो? पैसे हम खर्च करेंगे, कितने कराना चाहते हो? चिंता वाली बात नहीं है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं। आर्थिक रूप से जो संपन्न है वो तो कर लेंगे। अब उसमें जो है, मैं चाहता हूं कि ये लीज पर छात्रावास लिया जाए। जिसके भी यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिसके भी यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता उसके पैसे देंगे जितना भी आता है। अब कितना आता है तो उसकी सुविधाओं के अनुसार आएगा। तो उसमें सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि लाइब्रेरी, यहाँ पर जो है ना, छात्रावास में पहली सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि IAS की तैयारी करा रहे हो आप, बच्चे को उस टाइप की सुविधाएं भी देना जरूरी है। अर्थात कहने का मतलब, यहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें बच्चा आराम से सुव्यवस्थित तरह से आराम से बैठ सके, पढ़ सके। लाइब्रेरी का मतलब पुस्तक का एक घर नहीं है। लाइब्रेरी का मतलब अलग अलग स्टेप है, मैंने वीडियो डाला है लाइब्रेरी का, मेरे पास है लाइब्रेरी, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग बनी रहती है, जिसमें आराम से 10 स्टूडेंट बैठ कर, 15 स्टूडेंट बैठ कर, 20 स्टूडेंट बैठ करके अपने अपने हिसाब से पढ़ते रहते हैं, जिसमें कोई नहीं बात कर सकता एक दूसरे को, क्योंकि कैमरे वगैरह लगे रहते हैं, सारी सुविधाएं होती है। अतः केवल पढ़ाई हो तो पढ़ाई ही कर सकता है वहाँ। तो लाइब्रेरी में कंटिन्यूस लड़का जो है, क्योंकि एक को देखकर दूसरे को देखकर तीसरे को देख करके, जैसे आप व्हाट्सएप में खेलते हो ना, ऐसे कि उसने डाला तो मैं भी डालूं, ऐसे कैसे ये बच्चे भी एक को देख करके माहौल बन जाता है इनके भी कि यार ये 4 घंटे से पढ़ रहा, मुझे भी पढ़ना चाहिए, ये 5 घंटे से पढ़ रहा, मुझे भी पढ़ना चाहिए, ये तो लगातार 10 घंटे उठ ही नहीं रहा, तो मुझे भी नहीं उठना चाहिए। ऐसी भावनाएं जागती है, ऐसी जागृति आती है। तो सबसे पहले वहां पर जो है छात्रावास में ही अपन लाइब्रेरी बनवा ले, ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, चिंता वाली कोई बात नहीं, संभव है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं। जब मैं कोटा से आकर के यहाँ कोचिंग खोल सकता हूँ, लाइब्रेरी खोल सकता हूँ, कंप्यूटर लैब खोल सकता हूँ, ऑनलाइन चला सकता हूँ, ऑफलाइन चला सकता हूँ, मात्र 1.5-2 साल में। तो क्या आप पूरी समाज मिलकर के, आप और हम पूरी समाज, मैं भी साथ में हूँ आपके, आप और हम पूरी समाज मिलकर क्या एक अपने बच्चों के लिए ये सुविधा भी नहीं कर सकेंगे? कर सकेंगे। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बस करने की चाह होनी चाहिए, और इम्पॉसिबल नहीं है, बस चाह अपन करते हैं। तो बात यहाँ पर क्लासरूम, इसके बाद में एक क्लासरूम होना चाहिए जिसमें बच्चा
पर डे क्लास ले सके। हाँ, तो क्या टीचर आएंगे? नहीं भाई, टीचर नहीं आएंगे। ध्यान रखना, टीचर नहीं आएंगे तो क्या होगा? दिल्ली से लाइव क्लास चलेगी। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, दिल्ली से लाइव क्लास ऑनलाइन ले लो और प्रोजेक्टर पर, या तो किस पर, डिजिटल बोर्ड या प्रोजेक्टर पर। अगर डिजिटल बोर्ड महंगा पड़ता तो प्रोजेक्टर की भी हेल्प ले सकते हैं अपन, तो प्रोजेक्टर ले लीजिए, सस्ता आता, कुछ नहीं 25-30 हज़ार रुपये में आ जाता। तो यहाँ पर देखिएगा, बात करते हैं तो डिजिटल बोर्ड या प्रोजेक्टर यूज करके और अपन क्या कर सकते हैं, जैसे बड़ा दिख जाता पर्दे पर, ठीक है, पर्दे पे जैसे सिनेमा हॉल में देखा ना आपने पिक्चर, ऐसा कैसा है पर्दे पे दिख जाता। तो पर्दे पे जब दिख जाता, टीचर इतना बड़ा साफ साफ दिख रहा, पढ़ा रहा, तो फिर क्या वही फीलिंग आएगी जो ओरिजिनल फीलिंग है लगभग। तो इसका मतलब अपन दिल्ली की कोचिंग को यहाँ ला सकते हैं कोटा। दिल्ली में जो आपके दिमाग में है कि दिल्ली जाना पड़ेगा, इसकी कोचिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, जयपुर जाना पड़ेगा, बॉम्बे जाना पड़ेगा, ऐसी कई फीलिंग होती है। मोस्टली दिल्ली का नाम सबसे पहले आता ना, तो ये चीज आपको बदलना होगा। दिल्ली से ही कोई भी लाइव कोचिंग ले लेंगे अपन, कोई दिंदावली वीडियो कोर्स मिलता है बराबर, क्या है ना। हाँ, मैं भी तो बेच रहा हूँ ना, मुझे पता, वीडियो कोर्स मिलता है, जितना भी मिलेंगे हम सब बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर नहीं भी बांट पाए तो ये मैं वहन कर लूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं। ठीक है, बात बताऊं, यहाँ पर तो ये वीडियो कोर्स है, क्या है, वीडियो कोर्स है। तो वीडियो कोर्स की अगर बात करते थे, ये सारा का सारा आपको यहाँ पर वीडियो कोर्स जो है मिलेगा, ठीक है, दिल्ली से। इसमें बच्चा कहाँ पढ़ेगा? यहाँ पर क्लासरूम में पढ़ेगा, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेगा, या फिर किस में पढ़ेगा? प्रोजेक्टर पर सहायता से, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक बच्चे के लिए दो स्टूडेंट एक रूम में रह सके, आराम से कंफर्टेबल ऐसा शयन कक्ष भी हो जिसमें बराबर सुव्यवस्थित हो, अच्छा हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं। कमरा, यहाँ पर बात है कैमरा, यहाँ पर कमरा हो गया शयन कक्ष। इसके बाद में कैमरा क्यों? प्रत्येक रूम में बच्चा सो रहा तो उसके रूम में भी, ठीक है, ध्यान रखिए, बच्चा सो रहा तो उसके रूम में भी, जहां पर क्लासरूम है उसमें भी, लाइब्रेरी में उसमें भी, ठीक है, जहां पर खाना बन रहा किचन में वहां पर भी, तो सभी जगह पर कैमरे लगे होने चाहिए। क्योंकि कहीं पर भी आप अपने पेरेंट्स जो है घर बैठे अपने मोबाइल से अपने बच्चों की लोकेशन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरा बच्चा पढ़ रहा है या टाइम पास कर रहा है, खाना खा रहा है या बैठा है, उठा है, लाइब्रेरी में कर रहा है या कहाँ कर रहा है, कैसी पढ़ाई कर रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। प्रतिदिन की दिनचर्या आप अपने घर बैठे मोबाइल में यहाँ कैमरे के माध्यम से देख सकते हो, ये बात है। और वो भी HD क्वालिटी में, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा क्या कर रहा है सारी देख सकते हो, पल की अपडेट आप देख सकते हो घर बैठे। जैसा कि मैं कोचिंग में कैमरे लगा के वहां पर देखता हूं और उसकी सारी डिटेल में यहाँ से देखता रहता हूँ ड्यूटी से ही कि भाई किस तरह से क्या क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, इस तरह की सुविधाएं अपन दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर उनको वाईफाई की सुविधा दे देंगे। वाईफाई समझते हो ना, आपको थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं, क्योंकि वाईफाई देंगे तो वो तो मोबाइल चलाएंगे। अरे भाई, मोबाइल का उपयोग भी सही किया जाए ना, यूज का फर्क है। अगर उपयोग सही हो तो मोबाइल थोड़ी ना गलत है, डिजिटल टेक्नोलॉजी थोड़ी ना गलत है। उसका उपयोग कोई भी क्वेश्चंस देखना, कोई वीडियोस देखना, कोई ऐश के बारे में मोटिवेशनल देखना, कुछ भी देखना, तो बच्चा एयरफोन लगा करके सेल्फ सुन सके आराम से। ये सुविधा लाइब्रेरी में उपलब्ध होती है, जो कि अपन देंगे बच्चों को, जिससे कि आजकल डिजिटल जमाने के तरीके से वो पढ़ सके, कोई भी क्वेश्चन का समाधान तत्काल, है ना, मोबाइल की सहायता से वो सर्च करके ज्ञात करके उसका नोट कर ले डायरी में, तो ये चीजें हो जाएगी। इसके बाद में आपको एक और चीज इसमें लिखी नहीं है, वो है यहाँ पर देखिएगा, मैंने लाइब्रेरी बता दी, क्लासरूम बताया, डिजिटल बोर्ड लगाया, शयन कक्ष लगाया, कैमरा लगा रहा, वाईफाई बताया, दिल्ली से लाइव क्लास लगी। एक और चीज है, वो है यहाँ पर बुक्स, ठीक है। बुक्स अपन यहाँ पर कॉमन भी ला सकते हैं, कॉस्टली आती है तो कोई बात नहीं, कॉमन बुक्स ला सकते हैं, एक पढ़ रहा वो पढ़ रहा वो पढ़ रहा। तो जितनी भी हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट बुक्स है, जैसे अपन बात करते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट की जिसका भी सब्जेक्ट है उसकी सारी बुकें अपन कलेक्शन करके एक लाइब्रेरी बना सकते हैं। उस लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी तो यहाँ अलग पढ़ने की है, केवल एक पुस्तकों का जो है घर बनाते हैं और उसमें सारी पुस्तकें IAS की लेवल, केवल IAS की, और जो भी नोट्स वगैरह जहाँ से भी अपन ने लिए हैं वो सारी सब्जेक्ट उसमें मिले। तो ऐसा बुक्स का भी अपन प्रोसेस कर सकते हैं। ये मेरी थीम है पर्सनली, आप परेशान मत होना इस चीज़ को लेकर के। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर यूँ बात समझिएगा, ये तो जो मैंने बताया कि इस तरह की सुविधा दी जाए तो बच्चे के साथ अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। अब आप कहते हो कि यहाँ टाइम की बात करते हैं, तो टाइम टेबल का क्या रहेगा उसका? चलिए, बच्चे का टाइम टेबल क्या रहना चाहिए आपके हिसाब से? मेरा है अंदाजे अनुसार, जिस तरह से मैंने देखा है वो बता रहा हूँ, जरूरी नहीं आप ये टाइम रखें, ठीक है। तो टाइम टेबल में सबसे पहली बात तो यहाँ पर आता है, सुबह यहाँ पर 5 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, ठीक, सुबह मॉर्निंग को 5 से 6 दैनिक क्रियाएं करें, नहाए धोए, एक्टिविटी करिए बराबर, और यहाँ उसके बाद जो है बच्चे की एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें सारी चीजें मैंने ऐड की है, मेरे हिसाब से एक्टिविटी रहेगी। अपन इसको एवरीडे जो है जब चाहे जब नोटिस कर सकते हैं, किसके माध्यम से? कैमरे के माध्यम से। आप भी कर सकते हो अपने घर पे बैठे, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका 6 से लेकर के 11 बजे तक, ठीक है। इसके लिए एक बंदा अपन को रखना भी पड़ेगा वहाँ, जो कि इनका पूरा ध्यान रखे, और उसके अलावा वो आप जानते हो खाना वाना बनाने इस टाइप की चीज़ें रखनी पड़ेगी। खैर मैं बात करता हूँ 6 से 11 यहाँ पर ऑनलाइन क्लास दिल्ली से लाइव ले सकते हो आप लोग, जो कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस टाइप का टाइम यहाँ पर सेट कर लिया, तो 6 से 11 जो है ऑनलाइन क्लास रहेगी, कंटिन्यूस 5 घंटे क्लास हो जाएगी इनकी, ठीक है ना। किसकी? IAS की। हाँ, आप दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, अपनी यहाँ भी ला सकते हैं डिजिटल जमाने का। और मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मानना, हो सकता है आपको फील कम आए पढ़ने में, क्योंकि उसमें अलग अलग या इधर उधर की बात नहीं होती ऑनलाइन पढ़ाने में, ये मेरा मानना, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। जो क्लास अपन ऑफलाइन में जो 2 घंटे में क्लास देते हैं वो यहाँ ऑनलाइन में मात्र और मात्र 45 मिनट में आ जाती है, इतना अंतर है। तो मतलब पढ़ाने का जो समझाने का तरीका वो तो वही रहता है, केवल अंदाज है कि उसमें जो फालतू की इधर उधर या फिर ज़्यादा मोटिवेशनल या इस टाइप की बातें करते हैं ना, वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए और कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी चीज़ें ऑनलाइन में सारी घर बैठे एज इट इज मिल जाती है। अब आप फीलिंग वाली बात है कि टीचर से पढ़ना, तो वो अलग चीज़ है। क्रिकेट के मैदान में देखो और एक लाइव देखो तो बात एक ही है, पर अंतर है थोड़ा थोड़ा, वो चीज़ आप अलग है, ठीक है भाई। क्रिकेट देख रहे हो, एक तो मोबाइल पे देख रहे हो और एक देख रहे हो लाइव जाकर वहाँ क्या नाम से स्टेडियम में, तो अंतर तो होता है लेकिन इतना नहीं होता है, ठीक है। अब आप इधर उधर का देखना है तो वो इधर उधर के नहीं दिखेंगे, केवल यहाँ केवल बोर्ड दिखता है, मात्र और मात्र बोर्ड दिखता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर चौथा बिंदु है, अब क्या होता है, तो यहाँ 11 से लेकर के 12 तक 1 घंटा उनको खाना खाने का दे दो, ठीक है बच्चों को, इस टाइप से। और यहाँ 12 से लेकर के 2 बजे तक जो है रेस्ट, मतलब आराम कर सकता, सो सकता, क्या सकता, सोना। अगर इसमें आराम करे तो आराम करे, 2 घंटे का टाइम है। और इसमें अगर वो अपना मोबाइल चलाता है, अदर कोई एक्टिविटी करता है या थोड़ा एंटरटेनमेंट करता है तो कर सकता है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जरूरी भी है। तो सोना हो गया, रेस्ट हो गया, इसमें 1 घंटा 16 1 घंटा जो भी करना चाहिए कर ले, इतना ही टाइम दे दे, ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि पढ़ना ही पड़ता है। रियल में तो हकीकत ये है कि आप जिसकी तैयारी करो उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी करो, एग्जाम की तैयारी तो ऐसे ही करनी पड़ती है, ये मेरा मानना प्रैक्टिकल ही तौर से, ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं बता रहा, प्रैक्टिकल तौर से बता रहा हूँ, ये मेरा मानना है। चलिए 2 यहाँ से लेकर, अब बात है 2 बजे उठा तो 2 से लेकर के 6 बजे तक सेल्फ स्टडी करेगा, कहाँ लाइब्रेरी में करेगा, कहाँ करेगा सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी में करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2 से 6 बराबर कंटिन्यूस बंदा जो है कितने 4 घंटे कंटिन्यूस सेल्फ स्टडी करेगा जो भी है। अब यहाँ पर है ना, देखिएगा यहाँ बात करते हैं तो अगला जो है, एक बार बहुत बता दूँ, तो यहाँ 6 बजे से लेकर 7 बजे तक घूमे, इधर उधर जाए, टहले, उसकी मर्जी, व्यायाम करे या जो भी एक्टिविटी जो करता है, तो ये 1 घंटे के लिए उसको स्वतंत्रता है, जिसमें वो फ्रीडमनेस रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। 6 से 7, 7 से 8 खाना खाए, 7 से 8 खाने का टाइम है, इस पीरियड में ही खाना मिलेगा, इसके बाद ये लेट होने पर खाना नहीं मिलेगा, ऐसी स्टेप रहे, ठीक है, ये चीज़ फिक्स कर दो। इसके बाद 8 बजे से सीधा 8 से 10 स्टूडेंट लेक्चर। स्टूडेंट लेक्चर का मतलब समझते हो आप, जो है कि सब स्टूडेंटों को पर डे एक दिन निर्धारित किया जाए कि भाई आपको ये चैप्टर पढ़ाना, आपको ये चैप्टर पढ़ाना, सबको पर डे जो है एक चैप्टर दिया जाए और उसको बढ़िया तरीके से 1 वीक का टाइम दिया जाए। मान लीजिए 10 स्टूडेंट 10 दिन का एक दिन आया, तो बढ़िया से कि आपको ये चैप्टर शानदार तरीके से पढ़ाना है, इसमें कोई कमी नहीं चाहिए, तो उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए, जिससे कि वो इंटरव्यू में जाए तो वहां पर उनको बरकरार बनाए रखे, तो उनको ही वहां पर देखेगा। तो स्टूडेंट लेक्चर वो खुद ही पढ़ाए एक चैप्टर को क्लियर करके, जिससे वो चैप्टर उनको क्लियर हो जाए और उनके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी वो क्लियर हो जाए बेहतर ढंग से। एक बच्चे का 10 दिन में नंबर आता है, तो मेरे हिसाब से ये पर डे लेक्चर रहेगा, तो ये शाम का लेक्चर 8 से 10 जो स्टूडेंट ही पढ़ाएगा आपस में, ठीक है। और 10 से 11 एवरीडे, 10 से 11 एवरीडे जो है मेरा मानना है ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। आपस में वो उससे क्वेश्चन पूछता, वो उससे क्वेश्चन पूछता, वो उससे क्वेश्चन पूछता, वो उससे क्वेश्चन, मात्र ओनली फॉर ग्रुप डिस्कशन, केवल और केवल ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर बात करते हैं 11 से लेकर के और 5 बजे तक, यहाँ पर 11 से 5 आप समझ लीजिएगा 6 घंटे लगभग होते हैं, 6 घंटे, ठीक है। तो 6 घंटे जो है यहाँ पर ये आराम कर सकता, सो सकता आराम से। 6 घंटे तो ये हो गए, एक घंटा यहाँ हो गया रेस्ट का, 1 या 2 हो गया, बल्कि 6 और 2 8 हो गए वैसे तो, लेकिन अगर यहाँ 1 घंटा सोता है, 1 घंटा नहीं सोता, तब भी 7 घंटे आराम से है। वैज्ञानिक भी इसी बात कहते हैं कि 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, तो 7 से 8 घंटे का टाइम मैंने यहाँ दे दिया है। 7 से 8 घंटे से ज़्यादा सोने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः यहाँ पर इतना ही। फिर बॉडी को जैसा बनाओ वैसे बन जाती है, ठीक है। बाकी तो आप जितने 10 घंटे सोते हैं तो सोते हैं, 15 घंटे सोते हैं बहुत सारे, है ना। कोई 6 घंटे सोता, अनिल अंबानी 5 घंटे सोता, आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ नॉलेज के तौर पर। क्या चाहिए उसको, क्या चाहिए, बस कुछ नहीं, जुनून और जज्बा, यही तो है, ठीक है। तो मेरा तो यही है। अब मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताया हूँ कि भाई किस तरह से क्या क्या मेरा प्लानिंग है, वो आपको मैंने फेस किया है। ये जो चीज़ें हैं कि भाई मैं ये नहीं करा कि आपको कांस्टेबल पटवारी की तैयारी नहीं करानी, लेवल
लेवल के हिसाब से देखना है, लेवल के हिसाब से, किसके हिसाब से, जिसका जैसा लेवल है उसी हिसाब से कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, टीचर वगैरह सबको कराओ। लेकिन जिसका अगर अच्छे लेवल के स्टूडेंट है तो कम से भी कम उनको ना करके जो 60% से ऊपर ला रहा है, 70% से ऊपर ला रहा है, 80% ऊपर, उनको तो कम से कम IAS की तैयारी कराओ ना आप। क्यों नहीं कराए? पैसे की समस्या ना, चलो उसका भी समाधान दे देते हैं। अब जो पैसे देगा तो कौन देगा? अपने अपने स्टूडेंटों के लिए, यहाँ पर अपने अपने बच्चों के लिए तो अपने अपने पेरेंट्स ही देंगे ना पैसे, ठीक है। हाँ, एक सुविधा मैं जरूर दे सकता हूँ आपको। चलिए, इस पैसे में 2 स्टूडेंट को, जो भी बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, होशियार हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मेरा परिवार का हो ना, एरवाल समाज का कोई भी स्टूडेंट हो, 2 स्टूडेंटों को मैं गोद ले सकता हूँ, ठीक है, मैं गोद ले लूंगा, ठीक है, 2 स्टूडेंटों को मैं गोद ले लूंगा। इसी पैटर्न के तहत अगर आप सब मुझे सहयोग करोगे तो 2 स्टूडेंटों को IAS बनाने में जितना भी पैसा खर्च होगा मैं लगा सकता हूँ। वो अगर गरीब है, पढ़ने में होशियार है, बुद्धिजीवी है, तो ऐसे स्टूडेंटों को 2 को तो मैं खर्च कर सकता हूँ। वो कोई भी मेरे परिवार से हो या कहीं से भी हो या समाज का हो, सिर्फ कोई परिवार से यहाँ कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ओनली समाज का हो, पढ़ने में होशियार हो, बुद्धिजीवी हो, बात मानता हो और पढ़ता हो, बराबर समझता हो, तो ये सारी चीज़ें हो तो वो आप यहाँ मुझे मिला सकते हो। इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, देखिएगा 78 पर जो है आप मुझे याद करोगे तो 2 स्टूडेंट को तो मैं IAS बनाने के लिए गोद में ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे, इतना तो मैं पढ़ा सकता हूँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ प्रेजेंट टाइम पर, वर्तमान समय में। ये जब भी चाहे आप 1 महीने में, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में आप सब एक मीटिंग बना लो और उसके आधार पर डिस्कशन करके, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 जनों को ले लो शुरुआत में 10 से 15 स्टूडेंटों को इस प्लानिंग के तहत ले लो और 10 से 15 स्टूडेंटों को लिए हॉस्टल लीज पर लो, किराए पे लो, और फिर उसके बाद अपन स्टार्ट कर देते हैं। जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं कंटिन्यूस, कोई दिक्कत वाली बात है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बस चाहत होनी चाहिए, यही बात है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप क्या समझोगे, मैं इतना जरूर जानता हूँ, मेरा एक ही जीवन का लक्ष्य है, आपको बता देता हूँ। कर्म मेरा धर्म है, ज्ञान मेरी पूजा है। कर्म मेरा धर्म है, ज्ञान मेरी पूजा है, और इसी प्रकार से इसी लक्ष्य को लेकर के मैं आगे बढ़ता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। और ये 10 सालों का जो मैं अनुभव लेकर के आया हूँ आपके सामने, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो सभी समाज बंधुओं के साथ में, खासतौर से एरवाल समाज बंधुओं के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि सबके पास ये मैसेज पहुँच जाए। और आप सबको अगर लाइक लगे, अच्छा लगे, तो आप इसको शेयर करने के साथ साथ आप इस प्लानिंग के तहत मुझसे भी जुड़ सकते हो और अपने साथियों से, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, सबसे, अपने पेरेंट्स से भी जुड़ सकते हो, अपने बच्चों से भी जुड़ सकते हो। इस तरह की कई चीज़ें आप कर सकते हो। बशर्ते एक चीज़ मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, निर्धारित करें पहले, क्या निर्धारित करें कि जाना कहाँ है। देखिएगा, यहाँ इतना सा ध्यान रखें, अगर 12वीं के बाद बच्चे को मोटिव करते हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि 12वीं के बाद उसको BA के 3 साल मिल जाते हैं, तो तब तक वो 21 साल का होता है। इसके लिए आयु चाहिए 21 साल, कितनी चाहिए, उम्र कितनी चाहिए, 21। बाकी वैकेंसी के लिए तो 18 चल जाती है, लेकिन इसके लिए कितनी चाहिए, 21 साल। तो जब तक वो BA करता है तब तक जो हो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो 21 साल का, तो 21 साल का यहाँ 12वीं के बाद, तो 12वीं में जिसकी अच्छी परसेंट बनी हो, 10वीं में अच्छी परसेंट बनी हो, ऐसे बंदों को 3 साल अपन यहाँ पढ़ाएंगे। 3 साल में तो कोई सी भी चीज़ हो, बिल्कुल एक एक चीज़ याद हो जाती है, और याद हो जाती, दिमाग भी इतना परिपक्व डेवलप हो जाता है, क्योंकि 3 साल ज़िंदगी के बहुत होते हैं। और आप भी समझते हो, कंटिन्यूस तो बशर्ते अगर साल भर भी पढ़ लेने तो IAS टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैंने जो वीडियोज़ देखे हैं जो टॉप किए हैं, उन्होंने भी यही बात बताई। आप भी देखो तो आपको भी अच्छा लगेगा, जो चीज़ें देखते हैं वैसा ही करते चले जाते हैं। बस पढ़ते रहो तो बहुत बढ़िया होगा। अपने समाज का विकास तभी संभव है जब हम मिलकर के रहेंगे और बाबा साहब के श्री चरणों के, जो उनके शब्दों के, उनके बोल के, वचनों के आधार पर चलेंगे और जितना भी हो सके समाज के लिए, समाज उद्धार के लिए काम करेंगे। अब तो शिक्षित है, तब उन्होंने एक ही बात बोली थी कि शिक्षित जितने भी हो सके होइए, तो संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष करे। तो तीनों चीज़ों को अपन मिलकर के करेंगे, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है। स्ट्रगल इज लाइफ। संघर्ष जितना करेंगे उतना बढ़ते जाएंगे
करेंगे तभी है, अन्यथा आप और हम बैठे हैं, बैठे ही रह जाएंगे। क्योंकि देखो, एक के बाद एक आता है, चला जाता है समय। अब यही तो बात है, आप और हम कोशिश करेंगे मिलकर तो यकीन मानिए छात्रावास भी बनेगा, नहीं बनेगा तब तक लीज पर लेकर काम चला सकते हैं। इसी प्रोसेस को लेकर के अपन छोटी छोटी जो तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे लोको पाइलट हो गया, ग्रुप डी हो गया, इसके अलावा जो है टीचर वगैरह हो गया, इसके अलावा जो है अपन क्या मानते हैं एसएससी, बैंकिंग या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कांस्टेबल, पटवारी के, इनके लिए भी लीज पर लेकर अभी छात्रावास की प्रक्रिया की जा सकती है। जब तक कि क्या नहीं होता, हॉस्टल अपना खुद का नहीं हो सकता है। तो ऐसी प्रक्रिया समाज के द्वारा की जा सकती है। ये सर सिर्फ मेरे पर्सनल सुझाव, अगर आपको सबको अच्छा लगे तो इस पर प्रतिक्रिया ही देना और आप अपने सभी समाज बंधुओं तक इस मैसेज को पहुंचाने में सहयोग देना। उम्मीद है ये सारे मैसेज जो मेरे अंदर थे आज मैंने आप तक देने की कोशिश की है, और यही चीज़ों के साथ में मैं आपसे एक के बाद एक मिलता रहूँगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो कभी लाऊंगा समाज के लिए, और इसी प्रकार से फिर अपन छोटी जो लेवल के हैं, जो कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, टीचर, इनके सब के बारे में भी बात करेंगे एक दिन। परंतु और कभी भी जब मीटिंग होगी तो ये सब चीज़ें मैं वहाँ पर भी आपके सामने शेयर करूँगा। पर आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हो समाज के लिए, आप सभी का, समाज बंधुओं का सराहनीय कार्य है और सभी को तहे दिल से धन्यवाद है। बस इसी तरह से कोशिश जारी रखो। इसीलिए तो किसी ने कहा भी है कि कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। जो आज थमा तमाशा है कल चल निकलेगा। कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, जल निकलेगा, चल निकलेगा। तो यकीन मानिएगा ये मिशन भी अपना शायद हो सके तो आपका सहयोग रहा तो, समाज का सहयोग रहा तो, हम मिलकर करेंगे तो, संगठित होकर करेंगे तो ज़रूर चल निकलेगा, और एक दिन जल ज़रूर निकलेगा। तो उम्मीद है आज के लिए ये जो वीडियो मैंने बनाया है तो सभी बंधु, समाज बंधुओं तक पहुंचाने का आप कष्ट करोगे। बहुत बढ़िया, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।